जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 341 से लेके 350 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, ए क्ले लेयर 5 मीटर थिक इन ए फील्ड टेक्स 300 days to attain 50% consolidation with condition of double drainage. If the same clay layer is underlain by hard rock, then the time taken to attain 50% consolidation will be option A 300 days, option B 600 days, option C 900 days and option D 1200 days. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक clay has 5 meter thick in field takes 300 days to attain 50% consolidation with condition of double drainage। मतलब हमारा डबल ड्रेनेज है। हमारा ये जो हमारा सैंपल है उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसकी थिकनेस हमारी 5 मीटर है। डबल ड्रेनेज है मतलब ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो डबल ड्रेनेज है। तो हम लोग लिख सकते हैं डबल ड्रेनेज में थिकनेस की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं h/2 लिख सकते हैं डबल ड्रेनेज में। ठीक है, अब आपको इसमें टाइम कितनी दी गई है, तो टाइम आपको 300 डेज दिया गया है और आपको 50% कंसोलेशन दिया गया है पहले स्टेप में। फिर आपको बोलता है इफ सेम क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय हार्ड रॉक, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा हार्ड रॉक हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया, हार्ड रॉक हो जाएगा। तो हार्ड रॉक हो जाएगा तो यहाँ पानी तो पास होगी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगल ड्रेनेज कहलाएगा। तो सेकेंड वाला जो हमारा हार्ड रॉक है तो वो कैसा है, तो भाई वो सिंगल ड्रेनेज है, मतलब सेकेंड कंडीशन में हमारा सिंगल ड्रेनेज हो जाएगा। अब सिंगल ड्रेनेज में हम लोग D इक्वल टू किसके बराबर लिखते हैं, थिकनेस के बराबर लिखते हैं। फिर आपको बोला है टाइम टेकन निकालना है, आपको ये वैल्यू इसमें निकालना है और सेम हमारा 50% कंसोलेशन है। जैसा कि हम लोग टाइम फैक्टर का इक्वेशन जानते हैं, TV इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, CV इंटू T/D² ही होता है। अब यहाँ पे देखिए TV एंड CV हमारी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग हटा देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं D² इक्वल टू T, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² हो जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू D1² लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डबल ड्रेनेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे डबल ड्रेनेज में हमारी T कितनी दी गई है, 300 डेज है, तो हम लोग लिख सकते हैं 300। फिर हमारा सिंगल ड्रेनेज वाले कंडीशन में T निकालना है अपने को। D1 हमारा सिंगल ड्रेनेज में हमारी क्या हो जाती है, h/2 हो जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको h/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी h के बराबर हो जाएगी, तो h हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे h का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 300/T इक्वल टू h²/4 इंटू ऊपर हमारा 1 नीचे h² हो जाएगा, h² कैंसिल, तो T हमारा कितना निकलेगा, T हमारा निकलेगा 300 इंटू 4, मतलब कितना 1200 डेज निकलेगा अगर हमारा 50% कंसोलेशन है और हमारा सिंगल ड्रेनेज में, तो T की वैल्यू हमारी निकलेगी 1200 डेज। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 300 डेज बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 600 डेज बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 900 डेज बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 1200 डेज, मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है, पहला दिया हुआ है डबल ड्रेनेज कंडीशन है, दूसरा आपको दिया हुआ है हार्ड रॉक है, मतलब हार्ड रॉक के नीचे तो पानी यहाँ पे रॉक हो जाएगा एक ड्रेनेज में, तो नीचे तो पानी पास होगा ही नहीं, मतलब वो एक ही ड्रेनेज कहलाएगा। तो पहला सेकंड ड्रेनेज है, दूसरा 1 ड्रेनेज है। अब इसमें पहला में आपको 300 डेज दिए हुए हैं, तो दूसरे में सिंगल ड्रेनेज में कितना समय लगेगा 50% कंसोलेशन के लिए, तो वो यहाँ पे निकालना था। क्वेश्चन नंबर 342, ए रेक्टेंगुलर फुटिंग 1 meter into 2 meter is placed at a depth of 2 meter in a saturated clay having unconfined compressive strength of 100 kN per meter square according to Skempton's net ultimate bearing capacity। ठीक है, अब स्कैम्पटन्स के आधार पे हम लोग निकालेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो हम लोग QNU क्या लिख सकते हैं, हम लोग CNC लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी फुटिंग है, तो आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग दिया गया है,
तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, रेक्टेंगुलर फुटिंग में हम लोग NC की वैल्यू लेते हैं। NC की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 DF/B, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 0.2 B/L लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब दिया हुआ है QU की वैल्यू दी गई है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही दी गई है। तो हमको पता है QU इक्वल टू क्या होता है, 2C होता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, QU का हाफ हो जाएगा, मतलब 100/2 मतलब कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो हम लोग QNU इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी C की वैल्यू C इंटू 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 DF/B ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 B/L। तो हमारी वैल्यू C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू यहाँ पे 50 हो जाएगी। 50 इंटू 5 ब्रैकेट में 1 प्लस डेप्थ आपको कितना दिया गया है, तो डेप्थ हमारा दिया गया है 0.2 इंटू 2 दिया गया है। विड्थ कितनी दी गई है, विड्थ हमारी 1 दी गई है, प्लस फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 ये कितनी दी गई है, तो ये हमारी 1 दी गई है। लेंथ हमारी कितनी गई है, 2 दी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 385 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 420 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 412.5 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 385 मतलब 385 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्कैम्पटन्स थ्योरी से हम लोग हमेशा नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ही निकालते हैं। अब इसको हम लोग QNU है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो QNU को क्या लिख सकते हैं हम लोग, QU माइनस गामा DF लिखते हैं, यही लिखते हैं। अब हमको पता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, QU, इसमें हम लोग लिख सकते हैं CNC प्लस गामा DF माइनस गामा DF, यही लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा CNC ही बचेगा। इसीलिए नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हमारा स्कैम्पटन थ्योरी में लिखते हैं CNC। अब यहाँ पे NC की वैल्यू आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग था तब ये फॉर्मूला था, इसी तरह स्क्वायर फुटिंग रहता तो उसका अलग फॉर्मूला रहता, सर्कुलर का अलग रहता। तो ये ध्यान में आपको रखना है किसकी दिया गया है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 343, ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रिक्शन पाइल इज embedded 10 meter into the homogeneous consolidated deposit. Unit adhesion developed between clay and pile shaft is 4 ton per meter square and adhesion factor is 0.7. The safe load for the factor of safety 2.5 will be option A 21.50 ton, option B 11.57 ton, option C 10.55 ton and option D 6.35 D। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सेफ लोड निकालना है। तो हमको पता है जैसे फ्रिक्शन पाइल में हमारा इक्वेशन होता है अल्फ़ा इंटू CU इंटू P इंटू L, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे एडिशन फैक्टर है, तो एडिशन फैक्टर आपको कितना दिया गया है, एडिशन फैक्टर 0.7 दिया है, लिख लीजिए। फिर हमारा CU हमारा क्या है, कोहेजन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट डेवलप्ड बिटवीन क्ले एंड पाइल शाफ्ट इज 4 टन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 4 की वैल्यू दी गई है। P के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, पाई इंटू D लिखते हैं, और L हमारा लेंथ दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0.7 इंटू 4 इंटू पाई को हम लोग लिखेंगे 3.14। अब यहाँ पे D हमारा कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया है। अगर हम 30 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया है तो मीटर में करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगी। अब लेंथ हमारी देखिए कितने एम्बेडेड है, तो लेंथ हमारी 10 मीटर एम्बेडेड है। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 26.4 आ जाएगी। अब हमको निकालना है सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड हमारा क्या होता है, QF डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमारा फ्रिक्शन पाइल का हमारा QF वैल्यू निकल चुका है, 26.4 निकल चुका है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कितना है, 2.5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10.55 टन। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 21.50 टन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 11.57 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 10.55 टन, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 344, इन केस ऑफ वेल फाउंडेशन
grip length is defined as option A length below the top of the well cap to the cutting edge, option B length between bottom of the well cap to the cutting edge, option C depth of the bottom of well below the minimum scur level, and option D depth of the foundation of well below the maximum scur level. तो grip length हम लोग क्या बोलते हैं, it is defined at depth of the bottom of the well below the maximum scur level. मतलब हमारा जो मिनिमम ग्रिप लेंथ होता है, मिनिमम ग्रिप लेंथ हमारी बिलो द स्केवर लेवल होती है. अब बिलो द स्केवर लेवल के कारण इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर ओनली अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी. इससे हम लोग क्या निकालते हैं, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी भी निकालते हैं. तो आपको हमेशा याद रखनी है डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मैक्सिमम स्क्वायर लेवल. तो हमारा ग्रिप लेंथ हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 345. In the following figure, if h height of the wall above the dredge line, q equal to effective vertical stress at any depth, c is unit cohesion, and passive pressure is shown h in the figure, then the earth pressure distribution diagram used for the analysis of cantilever sheet pile embedded to a depth in a purely cohesive soil will be. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रेज लाइन का. अब देखिए ये ड्रेज लाइन जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ड्रेज लाइन के हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों में हमारा क्रॉस होगा. लाइन क्या हो जाएगी, हमारी क्रॉस होनी चाहिए. अब देखिए हम लोग फिगर ए में देखिए, यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे, और ये लाइन है, ये लाइन कहीं क्रॉस नहीं हो रही है. मतलब ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है और एक ये ट्रायंगल बन जा रहा है. कोई लाइन इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है. दूसरी लाइन देखिए, ये हमारी रेक्टेंगल बन जा रही है और ये लाइन हमारी क्रॉस कर रही है, लेकिन दोनों ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए. मतलब यहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए. तो यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है. फिर तीसरा देखिए हमारा, अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्रॉस हो रहा है, ठीक है, ये वाला भी क्रॉस हो रहा है, लेकिन हमारा कोई शेप बन गया. जैसे ये बन गया ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारी पास हो रही है, मतलब ये भी पास हो जा रही है. अब इसमें देखिए दोनों लाइन पास होनी चाहिए. ये जो लाइन है हमारा इसके ऊपर भी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे इस साइड गया है और यहाँ भी गया है, मतलब दोनों साइड जाना है. यहाँ पे देखिए यहाँ पे गया है लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है. तो हमारा यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा. जो लाइन होगा ऐसा लाइन जो ड्रैग लाइन के ऊपर और नीचे दोनों लाइन को क्रॉस करे, मतलब इधर भी क्रॉस करे और इधर भी क्रॉस करे, वैसे लाइन का फिगर होता है. तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 346. रफ फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन सैंडी सॉइल, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड लिमिटिंग सेटलमेंट एज पर द रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सैंडी सॉइल दिया गया है और कौन से फाउंडेशन में कंस्ट्रक्ट करना है, रफ फाउंडेशन में करना है आपको. तो हमको पता है कि सैंडी सॉइल की हमारी मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट कितनी होती है, 25 mm होती है. अब 25 mm ढूंढिए. पहला दिया हुआ है 40. ये किसके लिए होता है हमारा, ये हमारा क्ले के लिए होता है और ये दोनों हमारा सैंड के लिए ही होगा. तो सैंड में 25 mm, मतलब सी या तो डी में होगा. और दूसरा हमारा लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट हमारी कितनी होती है सैंड में, तो 40 से 65 होती है. ये भी वैल्यू आपको याद रखना है. मतलब ए बी सी डी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर. सैंड के लिए हमारा 25 mm होता है और लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट आपको 40 से 65 mm होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. तो इसलिए मैं आपको भी एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ. यहाँ पे लिखिएगा SIR, सर लिखिएगा सबसे पहले. यहाँ पे हम लोग सैंडी है और ये आइसोलेटेड फाउंडेशन है और ये राफ्ट फाउंडेशन है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आइसोलेटेड फाउंडेशन में हमारा 40 mm होती है, यहाँ पे हमारी 40 से 65 होती है, और सैंडी सॉइल है तो 25 और 25 हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारा क्ले के लिए पूछा जाएगा. तो क्ले के लिए भी आप लोग I और R लिख लीजिए. अब यहाँ पे लास्ट कहाँ पे वैल्यू खत्म हो रही है, तो यहाँ पे 65 होगी, यहाँ पे 65 से 100 होगा. डैट इज नोन एज कॉल्ड मैक्सिमम सेटलमेंट. और हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट कितनी होगी, तो 40 और 40 हो जाएगी. तो इस ढंग से आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं. 40 से 65, सैंडी में 25, क्ले में 40, यहाँ 65 और 65 से 100. तो यहाँ पे हमारा डी इज द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 347, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सबसॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द टर्म सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ द एक्सप्लोरेशन इज अप टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ट्वाइस द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, द डेप्थ वेयर द एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन 20% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, फिर डेप्थ वेयर द एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन द 10% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, एंड 5 इज हार्ड रॉक ग्रेवल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम लोग सॉइल का टेस्टिंग करेंगे, अब सॉइल की टेस्टिंग करने में हम लोग कितनी डेप्थ तक हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ। पहले तो आप ये समझ जाइए सिग्निफिकेंट डेप्थ क्या होता है। जब हम लोग सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो उसकी कितनी डेप्थ तक हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ। अब हमारा सिग्निफिकेंट डेप्थ किसके बराबर होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट डेप्थ हमारी वैल्यू होनी चाहिए ट्वाइस द विड्थ के बराबर। सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो ट्वाइस द विड्थ के बराबर होना चाहिए, और जो एडिशनल स्ट्रेस है वो हमारी लेस देन 10% होनी चाहिए। एडिशनल स्ट्रेस जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, लेस देन 10% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला दिया विड्थ, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया ट्वाइस द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया डेप्थ वेयर एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन 20% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, 20 नहीं होता है 10 होता है, ये भी गलत है। डेप्थ वेयर एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन 10% ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, मतलब ये सही है। पांचवा रहा हॉट रॉक लेवल, ये भी गलत है। तो चलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 and 4 हो जाएगा। तो ढूंढते हैं 2 and 4, तो 135 गलत है, 235 गलत है, 14 गलत है, 2 and 4 सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 348, लैकुस्ट्राइन सॉइल आर द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, फिर डिपोजिटेड इन सी बेड, ऑप्शन डी डिपोजिटेड इन लेक बेड। हमको पता है लैकुस्ट्राइन सॉइल वो सॉइल होता है विच कैन बी डिपोजिटेड एट लेक पे हो जाएगा। तो ढूंढिए यहाँ पे लेक कहाँ पे है, तो लेक हमारा ABCD, लेक ढूंढिए यहाँ पे D हो जाएगा, तो हमारा D इज द करेक्ट आंसर। अगर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम तो उसे हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर सॉइल बोलेंगे। डिपोजिटेड इन सी बेड मतलब उसको मरीन सॉइल बोलेंगे। डिपोजिटेड इन लेक बेड उसे हम लोग लैकुस्ट्राइन सॉइल बोलेंगे। तो हमारा 348 का D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 349, द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सॉइल इज शोन इन द गिवन फिगर, द मार्क एक्स रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछता है एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए लाइन है, हमको पता होना चाहिए ए लाइन के ऊपर हमारा क्ले होता है और ए लाइन के नीचे हमारा सिल्ट होता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, जो भी ए लाइन के ऊपर हम लोग बोलेंगे क्ले होता है और ए लाइन के नीचे हमारा सिल्ट एंड ऑर्गेनिक होता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऊपर है, ए लाइन के ऊपर एक्स है, मतलब वो कैसा है होगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्ले हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये समझना है। फिर देखिए हमारी लिक्विड लिमिट दी गई है, अगर लिक्विड लिमिट हमारी 35% से कम होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं लो प्लास्टिसिटी, ठीक है। अगर 35 से 50 होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम प्लास्टिसिटी या तो इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर 50% से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स की वैल्यू किस में लाई हो रही है, 35 से 50 के बीच में लाई हो रही है, मतलब कैसा रहेगा वो, इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी होगा। और ऊपर है तो मतलब क्या हो जाएगा, क्ले विथ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं आंसर। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया हुआ है क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, क्ले है लेकिन हाई प्लास्टिसिटी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऊपर रहा तो हम लोग बोलेंगे क्ले, नीचे रहता तो हम लोग बोलते हैं सिल्ट या तो ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 350, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ एओलाइन सॉइल। The soil has low density and low compressibility. The soil deposited by wind and soil has large permeability. अब देखिए यहाँ पे एओलाइन सॉइल के बारे में बात किया है। एओलाइन सॉइल क्या होता है, एओलाइन सॉइल आर दो सॉइल विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। हवा के माध्यम से सॉइल एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एओलाइन सॉइल। अब हमको पता होता है कि एओलाइन सॉइल हमारी जिसकी हमारी क्या होगी, अगर लो डेंसिटी रहेगी तो हमारी हाई कंप्रेसिबिलिटी रहेगी।
तो पहला स्टेटमेंट हमारी लो डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल गलत है। अगर लो है तो हाई होगा, हाई है तो लो होगा, तो ये ढूंढना है आपको लो एंड हाई। तो यहाँ पे लो है, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड, मतलब बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। फिर तीसरा दिया सॉइल हैज़ लार्ज परम्यूनिटी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा के माध्यम से मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और आपस में हमारे सब नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तो ये भी हमारा होगा एलाइन सॉइल हैज़ लार्जर परम्यूनिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। आंसर ए दिया हुआ 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 2 और 3 आर करेक्ट, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।